हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज जो है हम वीडियो ला रहे हैं किस पे, फिजिक्स का है, एटम चैप्टर है। ठीक है, तो इसका पार्ट वन वीडियो है। पार्ट बाय पार्ट करके हम देते जा रहे हैं, इसलिए पार्ट वन वीडियो है। अब इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, कुछ पोर्शन कवर करेंगे एटम चैप्टर्स का। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है, ठीक है। ओके, देखो भाई, आप चैप्टर स्टार्ट किए किए ना। अब चैप्टर का नाम है हमारा एटम। क्या नाम है हमारे चैप्टर का? चैप्टर का नाम है हमारा एटम। ठीक है, एटम नाम है। यार लाइटिंग की वजह से दिखता भी नहीं है, क्या नसीब है। एटम है, ठीक है। इस चैप्टर का नाम है हमारा, ओ सॉरी, चलो कोई बात नहीं, एटम चैप्टर। ठीक है। अब इस एटम चैप्टर में हम लोग करने क्या वाले थे, एटम के बारे में जानेंगे। तो क्या होता है एटम, देखते हैं। तो एटम के बारे में सभी लोग जानते हैं क्या होता है। तो एटम जो होता है हमारा, सबसे छोटे पार्टिकल्स को हम लोग क्या कहते हैं, एटम है, जिसको हम लोग टुकड़ा उकड़ा मतलब तोड़ नहीं सकते, वही चीज है। एटम वर्ड मेड अप ऑफ, किस चीज से बना हुआ? एटम जो भाषा है, जो सेंटेंस है एटम, वो कौन से भाषा का है? तो एटम जो है वो कौन से भाषा का है? तो एटम है, जो एटम है किस चीज से बना हुआ है? तो एटम का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो एटम वर्ड है ना, उसका मतलब क्या होता है, इंडिविजुअल, जिसको हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक। एटॉमिक थ्योरी क्या होता है? देखो, एटम के बारे में मैंने बता ही दिया कि जिसको टुकड़ा उकड़ा नहीं कर सकते, सबसे छोटा पार्टिकल होता है, वो होता है एटम। अब एटम में आगे जानने की कोशिश करेंगे कि एटम है क्या, एटम की डिस्कवरी करा किसने, शुरुआती में एटम्स को क्या बोला जाता था, क्या वगैरह वगैरह, ये सब देखते हैं। ठीक है। अब जैसे एटम के बारे में जान रहे हो, तो उसका जो साइंटिस्ट होगा, वो साइंटिस्ट क्या कर रहे होंगे? तो उस वक्त एटम के बारे में जो जो साइंटिस्ट बताते थे, तो वो अपना एक थियोरी लेके आते थे, जिसका नाम होता था एटॉमिक थियोरी, फलना थियोरी, चिलना थियोरी, इस टाइप के थियोरी लाते थे। तो पढ़ते हैं एटॉमिक थियोरी को। तो सबसे पहले जो हमारा एटॉमिक थियोरी जो है वो डाल्टन साहब ने दिया था। ठीक है, इसीलिए एटॉमिक थियोरी को हम लोग क्या बोलते हैं, डाल्टन थियोरीज बोल दिए। ओके। डाल्टन साहब के अनुसार क्या होता है, जो एटम होता है वो क्या हो रहे हैं, हम बोलिए दिए, सब बात ऊपर में बोल दिए, सबसे छोटे पार्टिकल होते हैं। दैट्स व्हाई इट इज वेरी फेमस, द डिस्कवरी ऑफ एटम वाज डन बाय डाल्टन। वही बात अभी बोल दी है कि अब भाई एटॉमिक थ्योरी डाल्टन साहब ने दिए हैं, एटम के बारे में सबसे पहले डाल्टन साहब ने बोला है। इसका मतलब है कि सब कुछ तो डाल्टन साहब एटम के बारे में शुरू में सही दिए, गलत दिए वो अलग बात है, लेकिन स्टार्ट कौन किए? डाल्टन साहब ने। क्लियर? आगे देखिए। अब आगे पोर्शन है हमारा कौन सा, थोड़ा रोशनी बढ़ा देते हैं, थोड़ा कम ही जोत दिख रहा है। ठीक है, अब थोड़ा और क्लियर दिखता होगा। ठीक है, दिख रहा है ना क्लियर? हाँ। थॉमसन मॉडल, ये भी जो है ना, आप देखो एटम के खोज का दौर चलते जा रहा है। तो स्टार्ट में कौन आए? डाल्टन साहब। उन्होंने क्या बताया? एटम के बारे में। ठीक है, एटम की डिस्कवरी की कौन? डाल्टन साहब। ठीक है। अब आगे आए हमारे थॉमसन साहब। अभी थॉमसन साहब ने क्या किया? तो ये थॉमसन साहब जो है, ठीक है, ये पल्म पुडिंग मॉडल बोलते हैं इनको। थॉमसन साहब को हम लोग क्या बोलते हैं? पल्म पुडिंग मॉडल बोलते हैं। मतलब थॉमसन साहब ने जो एटम के बारे में कुछ कुछ बोला ना, तो उसी का थॉमसन मॉडल हेडिंग में, या फिर पाल्म पुडिंग मॉडल, दोनों नाम सेम ही है। ठीक है, नाम बस अलग अलग है, लेकिन उसका मतलब सेम है। अब थॉमसन साहब ने क्या किया था, इन्होंने बताया, क्या बताया? एटम को एक स्फीयर माना। जो थॉमसन साहब है, देखो डाल्टन साहब ने सिर्फ खोज किया है एटम की, एटम के बारे में अंदर क्या है खुदर बुदर कुछ नहीं किया। ये करेगी कौन? आगे के जो साइंटिस्ट आएंगे वो, जो कि अभी कौन आया है? थॉमसन साहब। किसके बाद आए हैं? डाल्टन साहब के बाद आए। क्लियर? अब थॉमसन साहब ने क्या बोला कि जो, देख, एवरी एटम ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर ऑफ रेडियस इतना एंगस्ट्रम, द पॉजिटिव चार्ज एंड होल मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। इसका मतलब मैं बताता हूँ। जैसे उन्होंने क्या बोला कि एटम जो होता है ना, एक पॉजिटिव चार्ज का गोला है। ये कौन बोला था? थॉमसन साहब। ठीक है,
एटम के पास क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज भरा हुआ होता है। ये बोला कौन, थॉमसन साहब ने। और उन्होंने क्या बताया कि जो एटम होता है, एटम, वो एटम का जो रेडियस है, मान लो ये एटम है, क्या है हमारा, ये एटम है, ये है हमारा एटम, ये है एटम, जिसका रेडियस कितना है, इन्होंने बताया कि देखो ई वाला जो भाग होता है यहाँ से यहाँ तक ले, ई होता है रेडियस, जो कि कितना बताया इन्होंने, 10⁻⁻10 या फिर 1 एंगस्ट्रॉम। यही बात इन्होंने यहाँ पे बताया है। ठीक है, अब आगे आते हैं तो थॉमसन साहब देखते हैं और क्या बोलते हैं। तो थॉमसन साहब बोलते हैं कि, थॉमसन साहब क्या बोलते हैं, जो एटम होता है ना, वो कैसा होता है, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल न्यूट्रल होता है, बिकॉज द पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू निगेटिव चार्ज। इन्होंने एक स्फीयर लेके बताया था कि जो स्फीयर है, जो थॉमसन साहब ने क्या बोला कि जो एटम है ना, वो एक स्फीयर टाइप का है, पॉजिटिव वाला स्फीयर टाइप का है, वो एटम को बताया। ठीक है, फिर आगे और उन्होंने और क्या बोला, उन्होंने बताया कि जो एटम के पास जो चार्ज होगा ना, वो एक्चुअल में जो चार्ज के अनुसार अगर पता लगाए तो वो न्यूट्रल होता है। जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल होता है। अभी तो हम बोले कि ससुरा पॉजिटिव चार्ज है स्फीयर है एटम, अब न्यूट्रल बोल रहे हैं। लोचा लग रहा है ना, लग रहा है ना लोचा। तो बताते हैं क्या है, बताते हैं कि देखो बुआ, कि जो एटम है ना, ये एटम का जो स्फीयर है, ये ऑलरेडी हमारा पॉजिटिव चार्ज ही है, लेकिन इसके पास जितना पॉजिटिव चार्ज है ना, उतना ही निगेटिव चार्ज का क्या भरे होते हैं, इलेक्ट्रॉन भरे हुए होते हैं। तो एटम को हम पॉजिटिव चार्ज स्फीयर बोलेंगे तो गलत बात नहीं है, वो है। और साथ ही साथ एटम के पास जो होता है ना, उतना ही ज्यादा, मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही ज्यादा निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स भरे होते हैं एटम, जिसके वजह से अगर भाई जितने पॉजिटिव होगा और जितने निगेटिव होगा तो उस दोनों को मिलाओगे तो जीरो ना हो जाएगा, 5 +5 और -5। देखो प्लस का पॉजिटिव वाला 5 और निगेटिव वाला 5 दोनों मिलेगा तो क्या होगा, जीरो। क्यों, क्योंकि दोनों कट ना जाएगा। तो यहाँ पे वही बताया जा रहा है कि एटम जो स्फीयर है वो पॉजिटिव चार्ज वाला है, लेकिन इलेक्ट्रिकली क्या है, एटम न्यूट्रल है। क्यों न्यूट्रल है, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज एटम का है उतना ही निगेटिव चार्ज उसके पास इलेक्ट्रॉन का है। यही बात इन्होंने यहाँ पे बोला है। ठीक है, तो वही चीज दिया है कि, हाँ, वही चीज दिया है कि पॉजिटिवली होता है चार्ज स्फीयर इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर इम्बेडेड। वही बात बोले ना हम अभी कि एटम तो है पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर, लेकिन उतना ही इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर दबे दबे भरे होते हैं, तो इसीलिए बोलते हैं एटम को हम लोग इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्योंकि स्फीयर तो एटम का पॉजिटिव है, लेकिन इलेक्ट्रॉन भी उसी में है निगेटिव, तो जितना पॉजिटिव उतना ही निगेटिव। तो कायदे से क्या हुआ, तो कायदे से हमारा इलेक्ट्रिकली वो न्यूट्रल हुआ। न्यूट्रल मतलब न इधर का न उधर का। इसको हम और क्लियर वे में बताने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखो, मैंने एक डायग्राम लेके आया हूँ। ठीक है, जैसे देखो इन्होंने यही बताया, देखो उन्होंने क्या बताया कि देखो ई है जो तरबूजा दिख रहा है, तरबूजा, ई तरबूजा जो दिख रहा है तुमको यहाँ तक ले, यहाँ पे ई वाला तरबूज को हम काटा हुआ भाग देख रहे हैं, ई का देख के कथी करेगा, ई ना देखेगा, तो तरबूज है। ये जो लाल लाल पार्ट सब देख रहा है तरबूज का, ये बोलो पॉजिटिव चार्ज, मतलब एटम का अपना पॉजिटिव चार्ज। और ये जो दाना सब दिख रहा है बिया, किसका, तरबूजा के जो बिया दिख रहा है, ये क्या है, तो ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो दिख रहा है लगभग लगभग बराबर के आसपास दिख रहा है, मतलब उतना ही ज्यादा बिया है उतना ही ज्यादा तरबूज है, उसी टाइप का है कि नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो एटम एक्चुअल में है, जितना पॉजिटिव है उतना ही निगेटिव है, तो दोनों मिला के बोले तो जीरो, बोले तो न्यूट्रल है। क्या हुआ, न्यूट्रल है, जीरो भी छोड़ सकते हो, न्यूट्रल हुआ। तो एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। और एटम से पूछेगा कि कौन से चार्ज का स्फीयर है एटम के पास, तो आप बोलेंगे उसको पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, हाँ, तो वही चीज है, देखो ये है एटम वाला, ये है निगेटिव। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, देख लिया, जितना पॉजिटिव उतना निगेटिव, बोल दिया ना। थॉमसन मॉडल को हम दूसरा नाम, अरे बोल दिए ना भाई,
अभी किससे रिलेट किए, तरबूजा से रिलेट किए ना थॉमसन मॉडल को, तो सीधा बात है भाई वाटरमेलन मॉडल बोलेंगे उसको, प्लम पुडिंग मॉडल बोलेंगे, ठीक है। देख, थॉमसन साहब ने इतना बात तो बता दिया, देखते हैं कि भाई उन्होंने कितना बात सही बोला है और कितना बात गलत बोला था। उस वक्त तो उन्होंने सही ही बोला था, लेकिन बाद में बहुत ही सारा बात, जैसे हम लोगों के पास एडवांस सिस्टम आ गया है, तो हम लोग इजिली, जब थॉमसन साहब जो चीज़ को एक्सपेरिमेंट कर रहे थे शुरुआती में, और अभी के समय पे देखोगे तो वो एक्सपेरिमेंट हमारे लिए इजी हो गया है। क्यों? क्योंकि हमारे पास बहुत सारा इक्विपमेंट्स आ गए, है ना। हम लोगों ने बहुत सारा तरक्की कर लिया है, इसलिए जो है ना हम लोगों के लिए वो आसान है। लेकिन उस वक्त के लिए जो जो बात थॉमसन साहब, चाहे रदरफोर्ड, चाहे जो भी चीज आते थे साइंटिस्ट, जो बात बोलते थे, वो उस समय के लिए बहुत ही बड़ी बात होती थी, कि उतने कम संसाधन में उन्होंने बहुत ही सारा बातों के बारे में बता दिया था। लेकिन जरूरी नहीं है कि सब बात वो सही ही बताए, कुछ बात गलत ही बताए थे। तो देखते हैं इनकी गलतियां क्या क्या थी, इनका ड्रॉबैक क्या था, चाहे इनका लिमिट क्या था, लिमिटेशन देखेंगे या फिर ड्रॉबैक। ये जो बात बोल रहे हैं दो चार वो, कि सबका मतलब जो है ना आंसर सेम ही लिखेंगे, लेकिन अलग अलग नाम से क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए मेरे को बोलना पड़ जाता है। तो लिमिटेशन पढ़ेंगे किसका? थॉमसन मॉडल का। तो लिमिटेशन क्या बोलते थे इन्होंने? इन्होंने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के ओरिजिन के बारे में कुछ भी नहीं बताया। और क्या? थॉमसन मॉडल अनेबल टू एक्सप्लेन लार्ज एंगल स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल फ्रॉम गोल्ड फॉइल। इन्होंने गोल्ड फॉइल के बारे में तो बताइए नहीं किया था, स्कैटरिंग चाहे अल्फा पार्टिकल का तो चिंता ही छोड़ दो। फिर कौन आया? थॉमसन साहब डिड नॉट एनीथिंग अबाउट न्यूक्लियस, ना ये न्यूक्लियस के बारे में बताया, ना गोल्ड फॉइल में कैसे अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग करता है, ना उसके बारे में बताया, ठीक है। उसके बाद क्या है? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के ओरिजिन के बारे में भी नहीं बताया, ठीक है। इतने सारे चीजों के बारे में इन्होंने नहीं बताया, ये सब चीजों के बारे में इन्होंने बताने में असहमत थे या असक्षम थे, ये बात सब है इनका। और आगे क्या है? ये तो हो गया इसका लिमिटेशन। फिर देखते हैं, देखो थॉमसन साहब क्या बात बोले थे और क्या नहीं बोल पाए थे उसके बारे में। चलो फिर से रिवाइज करते हैं। आए थे डाल्टन साहब, क्या बताए थे? तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एटम के बारे में बताया, इसलिए उनको डाल्टन थ्योरी बताए थे। फिर आया कौन? थॉमसन साहब, इन्होंने दो चीज के बारे में बताया, थोड़ा एटम के बारे में कुछ और बता दिए, और थोड़ा किसके बारे में बता दिए? थोड़ा सा न्यूक्लियस का चर्चा किए, नहीं इलेक्ट्रॉन का चर्चा किए। अब आया कौन? जो और चीज के बारे में बताएंगे, जिनका नाम है रादरफोर्ड। इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया, बहुत ही सारा नाम है, ये सारे उनका नाम है, क्वेश्चन का अलग अलग नाम से क्वेश्चन आ सकते हैं, और उसका आंसर यही हो सकता है, समझ गया। तो ये सब क्वेश्चन का नाम है, इसको हम स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी बोल देते हैं, एटॉमिक मॉडल भी बोलते हैं, रदरफोर्ड का गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं, चाहे रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। ये सारा नाम है इनका, ठीक है, अलग अलग नाम। देखते हैं ये इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में क्या क्या बात बताया था। तो इन्होंने क्या बताया था, यहाँ पर देखते हैं। तो इन्होंने हमको क्या बताया? इन्होंने सबसे पहले किसके बारे में बताया? तो देखो, वो पीछे देखो, एटम का डिस्कवरी हुआ, कौन किया? डाल्टन साहब। थॉमसन साहब एटम के बारे में कुछ बताए और इलेक्ट्रॉन के बारे में बताए, इतना बात बोले ना। अब यहाँ पे क्या बोलते देखो, इन्होंने न्यूक्लियस का डिस्कवरी किया था, समझ गया। न्यूक्लियस का खोज यही नहीं किया था, रदरफोर्ड नहीं किया था, ठीक है। तो न्यूक्लियस का खोज करेगा तो साइज के बारे में नहीं बताएंगे, तो साइज के बारे में ही बताएंगे। और एन अल्फा पार्टिकल इज एन हीलियम एटम कंसिस्ट ऑफ 4 यूनिट मास, 2 यूनिट चार्ज। ये तो देखो, जो अल्फा पार्टिकल होता है ना, अल्फा पार्टिकल होता है, वो हीलियम न्यूक्लियस ही होता है, हीलियम का न्यूक्लियस ही होता है। मतलब समझो, फिर से बोल रहे हैं, जो रदरफोर्ड जो न्यूक्लियस का डिस्कवरी किए थे ना सबसे पहले, तो वो हीलियम का ही न्यूक्लियस का डिस्कवरी किए थे, ठीक है, समझ गया। सबसे पहले जो है हमारा जो न्यूक्लियस जो होता है, इसीलिए अल्फा पार्टिकल यहाँ पे चर्चा किया गया। अल्फा पार्टिकल का मतलब होता है हीलियम न्यूक्लियस, या फिर सबसे पहले किए, तो उसके बाद सब कुछ का करते शुरू कर दिए, ठीक है, समझ गए। उसके बाद क्या हुआ? उन्होंने बताया कि भाई हीलियम न्यूक्लियस होता है, तो हीलियम के पास 4 यूनिट मास होता है, जन्मे कर दो एच ई, जिनका मास होता है, देखो ई ई है एटॉमिक नंबर, और ये है मास नंबर, और हीलियम एक नोबेल गैस है, तो इसलिए इसके पास हीलियम एक नोबेल गैस कैसे हो? टीना नीना और करीना,
हाँ हाँ हाँ। तो इसके पास क्या होता है, हमारा जो चार्ज होता है, नोबेल गैस से मतलब नहीं, हीलियम के पास जो चार्ज होता है हमारा कितना होता है, He+2। हीलियम के पास जो चार्ज होता है वो हमारा ये होता है, ठीक है। कितना होता है, 2 चार्ज होता है इनके पास, तो यहाँ पे वही लिखा गया है। तो हीलियम के पास मास इतना दिया है और चार्ज कितना है, ये बात सब जो होता है ना, ये बस एगो एटम के बारे में बता दिया गया कि जो हीलियम है उसके पास 4 यूनिट मास है और 2 यूनिट चार्ज है। ओके। फिर इन्होंने और भी सारे चीजों के बारे में बताया। मेन रूप से इन्होंने न्यूक्लियस के साइज का डिस्कवरी किया था, ठीक है। और न्यूक्लियस में भी कौन सा न्यूक्लियस था, तो हीलियम न्यूक्लियस था, जिसको हम लोग अल्फा पार्टिकल ही बोलते हैं, वही बात है। फिर और भी चीजों बताया था, जैसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट इमिट्स अल्फा पार्टिकल्स लाइक ये पोलेटियम, ये तो ये क्या है, जो हीलियम न्यूक्लियस है वही अल्फा पार्टिकल है। साथ ही साथ मेन रूप से हीलियम का न्यूक्लियस अल्फा पार्टिकल का काम करता है। उसके अलावा भी कुछ कुछ चीज ऐसे है जो अल्फा पार्टिकल के रूप में काम करता है, जैसे कौन सा, रेडियम हो गया, पोलेडियम हो गया। लेकिन तुमको मेन यही मेन रखना है कि हीलियम न्यूक्लियस, कभी भी अल्फा पार्टिकल का चर्चा है ना, तो हम उसको हीलियम न्यूक्लियस ही बोलेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। एक्सपेरिमेंट किए थे ना गोल्ड फॉइल, तो वही है गोल्ड फॉइल के बारे में। क्या है गोल्ड फॉइल के बारे में, तो देखो क्या है। पहला बात तो इन्होंने न्यूक्लियस की खोज किया था, चाहे न्यूक्लियस के साइज के बारे में बताए थे, ये बात बोले थे, ओके। तो इन्होंने क्या किया था, अल्फा पार्टिकल को, अल्फा पार्टिकल लिए एक, न्यूक्लियस के साइज के बारे में पता लगाने के लिए, तो एक अल्फा पार्टिकल लिया इन्होंने, जो हीलियम न्यूक्लियस था। अल्फा पार्टिकल लिए और उसको कहां से पास कराना शुरू किए, एक गोल्ड फॉइल था, ठीक है, ये गोल्ड फॉइल था। इस गोल्ड फॉइल में यहाँ से रगड़ रगड़ के अल्फा पार्टिकल्स को भेज रहे हैं, कहाँ पे, गोल्ड फॉइल पे भेजते जा रहे हैं, ठीक है। अल्फा पार्टिकल को गोल्ड फॉइल पे भेजते जा रहे हैं। अब इसका रिजल्ट क्या आया कि गोल्ड फॉइल पे इन्होंने अल्फा पार्टिकल्स को जो भेज रहे थे, तो इससे क्या हो रहा था कि ज्यादातर जो अल्फा पार्टिकल है सुई सही भाग रहा था, गोल्ड फॉइल के पार करते धुई 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 ऐसे ऐसे करके पार हो रहे थे। लेकिन कुछ जो इतना परसेंट के आसपास आता है, वो अल्फा पार्टिकल क्या होता था, 1 डिग्री से ज्यादा एंगल से ऐसे जा रहा है ना, तो थोड़ा ऐसे हो जाता था, बेंड होता था। और एक अल्फा पार्टिकल 8,000 में से वो क्या होता था, 90 डिग्री एंगल से क्या होता था, डिफ्लेक्ट होता था। क्या होता था, वो स्कैटर है, ये होता था डिफ्रैक्ट। ये क्या होता था, डिफ्रैक्ट करता था। डिफ्रैक्ट मतलब मैं बताता हूँ, देखो याद यहाँ देखिए, ठीक है। ये कुछ अल्फा पार्टिकल क्या हो रहे थे, वो 90 डिग्री से ज्यादा एंगल बना लेते थे, मतलब वो भी कौन, 8,000 में से इक्का दुक्का, इक्का दुक्का ऐसा था जो 90 डिग्री से ज्यादा एंगल से डिफ्रैक्ट हुआ था, भटकता था। और वो स्कैटर्ड है, मतलब निकल चुका है 1 डिग्री से। और आगे जानते हैं क्या क्या हुआ था। अब इन्होंने वो एक्सपेरिमेंट किए थे, एक्सपेरिमेंट में बताया कि देखिए सर, ये गोल्ड फॉइल है, इससे हम अल्फा पार्टिकल को ठोस ठोस के भगा रहे हैं, लगभग लगभग सारे अल्फा पार्टिकल पार हो रहे हैं। और कुछ अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, 1 डिग्री से ज्यादा एंगल बनाते थे, और कुछ ही 0.14%, और 8,000 जो 8,000 निकल गया, ठीक है, उसमें से एक होता था, वो नहीं नहीं जा पाता था, मतलब भटक जाता था, समझ गया। अब यहाँ पे क्या है, कंक्लूजन है इसका। कंक्लूजन मतलब क्या, कंक्लूजन निकला, तो कंक्लूजन में क्या होगा बताइए। तो देखो एक बात है, ये है हमारा एटम, ये एटम है। अब एटम है तो एटम से क्या करेंगे, तो एटम पर हम लोग क्या करेंगे, देखो अब इसे मान लो इसका सेंटर यहाँ रहा होगा ना सेंटर। तब हमको एक बात बताइए कि
ये दोनों को छोड़ के इसके बीच में जो जाता होगा ये, तो क्या ये पार करता होगा? यहीं पे टकराता होगा। और क्या होता होगा? ऐसे ऐसे घूम के, ऐसे घूम के, और यहाँ से इधर से डिफ्लेक्ट कर देता होगा। तो रदरफोर्ड जो एक्सपेरिमेंट किए थे ना, उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने अल्फा पार्टिकल को धराधार धराधार, ई एटम है, ठीक है, गोल्ड एटम लिए थे उन्होंने, उस साइड गोल्ड फॉइल पे गोल्ड एटम लिए थे, गोल्ड एटम है। अब ई एटम है तो एटम का क्या किया था उन्होंने, ये न्यूक्लियस है हमारा, ये है हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस आई है अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल को धराधार धराधार एटम से धड़क 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 एटम की ओर फेंक रहे, एटम की ओर फेंक रहे। तो सारा अल्फा पार्टिकल पार हो रहा था, लगभग लगभग सब पार हो रहा था। इक्का दुक्का जो था, जो कोना एनी ओनी भटकता था, और कुछ इधरे हो, देखो ये तो क्या आइसन, सभी सभी इसी से टकरा के गया है नहीं ना, सब तो पार ना हो गया। यहाँ पे देखो ये सब पार होता होगा, ये सब पार हो रहा है, सब पार हो रहा है, सब पार हो रहा है। यहाँ से आया होगा ना, तो यहाँ पर ना टकरा गया होगा, तो कितना टकराया होगा? देखो कुछ यहाँ से टकराया होगा, कुछ यहाँ से टकराया होगा, इस टाइप से टकराया होगा ना। तो कहने का मतलब ये है कि बताया जा रहा है, ये यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि देखो, जो एटम है ना, एटम, ये जो अल्फा पार्टिकल को एटम से जो पार करवा रहे थे ना, एटम से, तब इनको पता चला कि जो एटम है ना, उसके बीच में एक सेंट्रल कोर है, सेंट्रल कोर है एकदम पतला सा, जिसको हम लोग नाम दिए थे न्यूक्लियस। न्यूक्लियस हम तो बोल दिए हैं, लेकिन बाद में पता चला कि न्यूक्लियस है, जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तब। अल्फा पार्टिकल को एक एटम से, एटम पे, एटम के अंदर गोली मार रहे थे इसे, मान लो ये एटम है, ये अल्फा पार्टिकल है, धड़क धड़क जा रहा, धड़क धड़क जा रहा। तो एटम के अंदर सब अल्फा पार्टिकल पार, एटम से सब पार हो रहा था, सब पार हो रहा था, सॉरी, सब पार होता जा रहा था। लेकिन इक्का दुक्का जो होता था, कुछ कुछ भटक रहा था और कुछ एंगल बना रहा था, समझे? तो इससे क्या पता चला कि एटम के अंदर कुछ न कुछ ऐसा चीज तो जरूर है, एटम के अंदर कुछ न कुछ ऐसा चीज है जिसके बारे में हम लोग नहीं जान रहे। वो रदरफोर्ड खोज रहे थे उस वक्त, और धीरे धीरे और अच्छे से देखे, तब उनको पता चला भाई उसके बीच में कुछ ऐसा चीज है जिसको हम लोग न्यूक्लियस नाम देंगे। कौन बोले थे? रदरफोर्ड साहब ने। न्यूक्लियस आजकल जो हम देख रहे हैं कि एटम के सेंटर में होता है, वो चीज को खोज करने के लिए इनको कितने सारा एक्सपेरिमेंट करना पड़ा था। इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट है न्यूक्लियस। अपने आप न्यूक्लियस का अपने आप खोज नहीं हो पाता, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था और उन्होंने देखा कि क्या चीज है, तो जो टकरा रहा था ना इतना, यही से, तो इस चीज का इन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस। फिर बताया कि जो न्यूक्लियस होता है, वो जो न्यूक्लियस होता है, वो न्यूक्लियस क्या होते हैं? तो न्यूक्लियस क्या होते हैं भाई, सब शुरू में बता दिए कि उसके पास क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज। न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव चार्ज होते हैं, और उसका मास क्या होते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड होता है। न्यूक्लियस का जो मास होता है वो कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, और न्यूक्लियस के पास कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ये याद रखो। ठीक, आगे देखो। इतना बात बोलने के बाद और क्या बात बोले उन्होंने, और क्या बात बोले कि देखो सर जी, कि जो न्यूक्लियस का साइज है, देखो आप न्यूक्लियस को देख लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके, कि ससुरा जहां से टकरा के अल्फा पार्टिकल भाग आ रहा है, जरूर कुछ ना कुछ है वहां पे। जो क्या था, न्यूक्लियस था, उसका नाम उन्होंने क्या दिया था? नाम तो न्यूक्लियस ही है। उसके साइज क्या बताए थे? तो न्यूक्लियस का साइज वो बताए थे 10⁻⁻15, और एटम का साइज कितना बताए थे उस वक्त उन्होंने? 10⁻−10, जो कि 1 एंगस्ट्रॉम होता है, और यहाँ पे 1 फर्मी होता है, ठीक है। उसके बाद साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू, एज कंपेयर टू टोटल साइज ऑफ एटम। स्वाभाविक बात है भाई, बताओ तो ई बड़का है कि ई बड़का है?
तो स्वाभाविक बात है ई वाला बड़ा है और ये छोटा है, और ये किसका साइज है, न्यूक्लियस की, तो साइज किसका बड़ा है, न्यूक्लियस बड़ा, न्यूक्लियस न्यूक्लियस बड़ा या एटम, तो एटम बड़ा है। ठीक है, फिर बताएं, आप देखो थॉमसन साहब क्या बोले नहीं बोले, वो तो कम से कम सम बोल के छोड़ दिए थे, तब ना रदरफोर्ड आए थे जो एक्स्ट्रा बताने। तो रदरफोर्ड देखिए इलेक्ट्रॉन के बारे में उनका क्या ख्याल है, उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन के पास निगेटिव चार्ज है, तो थॉमसन साहब ही बोले। और न्यूक्लियस के पास बिंग मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है। ठीक है, न्यूक्लियस के पास क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं। ठीक है, अब एक बात बताओ, एगो के पास पॉजिटिव चार्ज है, एगो के पास निगेटिव चार्ज है, तुम खुद बताओ क्या होगा, पॉजिटिव निगेटिव। दोस्त बोले आइए आइए आइए, बस तो दोनों एक साथ में रहेगा जी, चिपका हुआ नहीं रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा। तो इसके पास कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखने को मिलता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखने को मिलता है। क्लियर, आगे देखिए, आगे देख रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट। ये सब था हमारा रदरफोर्ड साहब के बाद। अब आए हमारे, ये साइंटिस्ट नहीं है, एक दो पॉइंट है इसके बारे में देख लेते हैं। वही चीज है, क्या चीज है, तो ये क्या है, ये है हमारा एटम, एटम है, एटम, एटम, ये तो जन्मे करते न्यूक्लियस है। अब एटम के पास जो चार्ज, एटम का जो चार्ज होगा उसको हम जेड ई लिखेंगे, डायरेक्ट जेड ई लिखते हैं खाली। ठीक है, चार्ज को जेड ई ले रहे हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ है अल्फा पार्टिकल, इसके पास कितना चार्ज था, 2 यूनिट चार्ज था, तो इसका क्यू कितना है, +2e। यहाँ है प्लस में, अरे न्यूक्लियस के चार्ज बोकवा, तो न्यूक्लियस का चार्ज पॉजिटिव में है कि नहीं बताओ, है ना, न्यूक्लियस पॉजिटिव है ना। ओके, अब यहाँ से अल्फा पार्टिकल जा रहा था, जाता था ना उधर, अरे अल्फा पार्टिकल ना मूव होता था ऐसे, अल्फा पार्टिकल मूव नहीं करता था इस टाइप का, तो अल्फा पार्टिकल इस टाइप से मूव कर रहा है, तो अल्फा पार्टिकल जो मूव कर रहा है, अल्फा पार्टिकल जा रहा है, तो क्या हुआ होगा, तो देखो अल्फा पार्टिकल जा रहा होगा, देखो ये पॉजिटिव है वो पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव की ओर जा रहा है ना, तो क्या होगा बताओ, ये जा रहा है जा रहा है जा रहा है, तो जा रहा है, तो इसका अब जाएगा तो भाई काइनेटिक एनर्जी से जाएगा, जाएगा ना, काइनेटिक एनर्जी इसके पास होगा। अब ये काइनेटिक एनर्जी इसका जा रहा है जा रहा है, अब एक समय पे यहाँ ऐसे जगह पर आया होगा, इसके बाद ससुरा दोनों पॉजिटिव, भाई जितना नजदीक जाएगा उतना ही ज्यादा रिपल्सन होगा कि नहीं होगा, रिपल्सन होगा ना, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव की ओर जा रहा है अब, तो रिपल्सन होगा ना, तो यहाँ पर जाके हमारा काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। तो देखो शुरुआती में काइनेटिक एनर्जी बहुत था, तो देखो उल्टा होता है काइनेटिक और पोटेंशियल, तो काइनेटिक एनर्जी तो ज्यादा था, और तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी क्या रहा होगा, कम रहा होगा, लेकिन यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी भी घट गया है, अब काइनेटिक एनर्जी पूरा खत्म हो गया एक समय पे, अब यहाँ पर सब कुछ खत्म हो रहा है। ऐसे देखो, तुम लोग अथी देखा होगा, बॉल बॉल थ्रो होता है ऊपर, कैच कैच खेलते हो तो बॉल जाता है ऊपर, तो शुरुआती में ऐसे जोर से फेंकते हो ना काइनेटिक एनर्जी जोर से लगा के, तो बॉल खूब स्पीड से जाता है, काइनेटिक एनर्जी ऊपर जाते रहता है और उसका पोटेंशियल एनर्जी कम रहता है, लेकिन बॉल ऊपर जाते 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 उसका वेलोसिटी धीरे धीरे कम हो जाता है, और एक समय ऐसे जाता है जहाँ पे पूरा वेलोसिटी 0 हो जाता है, और फिर ऊपर से नीचे आता है तब जो होता है फिर उल्टा पुल्टा हो जाता है, तो उस वक्त क्या हुआ, हमारा काइनेटिक एनर्जी 0 हो गया है, तो उस समय से एक समय पे आए वहां पे पूरा का पूरा स्पीड 0 हो जाता है, जहाँ पे काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों 0 रहा होगा कि ना रहा होगा, रहा होगा कि ना रहा होगा, तो यहाँ पे वो कहानी चल रहा है। और ये जो डिस्टेंस बचा, इसी डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं, ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं, अरे यार ले लो, इस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं R0, ये जो डिस्टेंस है इसको हम लोग बोलते हैं R0। अब R0 ही क्या है, R0 को ही, R0 है ना, R0 इसी को बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो यहाँ पर देख काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों दोनों के दोनों सेम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा,
तो इसको बनाने की कोशिश करते हैं। क्या कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी मतलब यू के बराबर है कि नहीं। अब पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है तो काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है के क्यू वन एगो चार्ज क्या है +2e और Q2 कितना है Ze। तो 2e इंटू Ze Q1 Q2 बट्टा R जो डिस्टेंस होता है वो। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना है क्लोजेस्ट जिसको हम R0 लेके चल रहे हैं ना। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे इसको हम ऐसे लेते हैं, ये देख ये 2 है ना तो एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू ई 2 उसके बाद ई 2 के जेड और ई के स्क्वायर 2 गो ई है और 2 जेड के और ई के स्क्वायर तो लिख दिए। ई 2 कहाँ से आया है यहाँ का 2 बट्टा R0। अब एम वी स्क्वायर R0 को इधर लिया तो R0 इज इक्वल टू 2 2 4 4 के जेड ई स्क्वायर बट्टा R0 तो यहाँ चले गए तो R0 की जगह पे एम वी स्क्वायर यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट स्टॉप लेंगे तो R0 इक्वल टू हम क्या लिख देंगे 4 इंटू 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू जेड ई स्क्वायर बट्टा एम वी स्क्वायर। E4 से E4 कट गया तो R0 इक्वल टू आ गया जेड ई स्क्वायर बट्टा पाई एप्सिलॉन नॉट एम वी स्क्वायर। ये है हमारा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ओके, इसको डेफिनेशन के अनुसार देख लेते थे। क्या लिखते हैं डेफिनेशन में कि मिनिमम डिस्टेंस अप टू, ठीक है, अल्फा पार्टिकल के अप्रोच के लिए जो न्यूक्लियस को अप्रोच कर सकता है। तो देखो अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस के बीच में सबसे मिनिमम डिस्टेंस है कि नहीं ये, क्योंकि ये जा रहा था लेकिन अब इसके बाद इतना पावर नहीं रहा कि न्यूक्लियस के पास पहुंच जाएगा, क्योंकि इसके पास ही पॉजिटिव चार्ज है, अल्फा पार्टिकल के पास ही पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग क्या डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। और आगे देखो एक और टॉपिक है इम्पैक्ट पैरामीटर। ये क्या है, ये भी सेम टू सेम वही चीज है, बस इसका थोड़ा सा डेफिनेशन अलग है। कैसे अलग है तो वो बताते हैं। जैसे देखो यहाँ पे ये है एटम है। अब इस एटम पर अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं ना, अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं। आई है सेंटर, है ना सेंटर। ओके, अब क्या होगा बताते हैं। अब अल्फा पार्टिकल्स जा रहे हैं, ऐसे भी आते हैं अल्फा पार्टिकल्स, ऐसे भी आते हैं, ऐसे भी आते हैं, ऐसे भी आते हैं, ऐसे भी आते हैं। ये सब अल्फा पार्टिकल्स जो कि ऐसे ऐसे मूव करते जा रहा है। फिलहाल इसको हटाते हैं। अरे रे 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 रे, ये अल्फा पार्टिकल्स है, इस टाइप का अल्फा पार्टिकल्स है। उसके बाद क्या है हमारा, ये है हमारा सेंट्रल कोड, ये है सेंटर। तो इसको दुइये को लेके चलेंगे। अब क्या कम में लेके चलेंगे, कितना कम लेके चलेंगे तो देखो अब हम मानेंगे एगो अल्फा पार्टिकल्स एगो सेंटर मानेंगे। ये सेंटर न्यूक्लियस का सेंटर, ये न्यूक्लियस का सेंटर है ना, मतलब न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस। हाँ, तो ये जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है हमारा अल्फा पार्टिकल और जो सेंट्रल एक्सिस है इसका नाम है सेंट्रल एक्सिस। सेंट्रल एक्सिस ये दोनों के बीच में कितना डिग्री का एंगल बनना है 90 डिग्री का ना, तो इसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे वही लिखा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन
इंसिडेंट अल्फा पार्टिकल एंड सेंट्रल एक्सिस, मतलब अल्फा पार्टिकल और सेंट्रल एक्सिस के परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच से इम्पैक्ट पैरामीटर। क्या बोलेंगे इसको? इम्पैक्ट पैरामीटर बोलेंगे। इसके अलग अलग से फार्मूला होते हैं, ठीक है, उस फार्मूला को हम भेज देंगे, लिखवा देंगे, बट उतना ही काफी है। आगे देखते हैं, कहाँ है यार, हाँ, अब आगे आके देखते हैं तो फीचर ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड साहब का फीचर क्या है, ये दो को पॉइंट जानना था तो वो बता दिए हैं। ये अब आए रदरफोर्ड साहब की खासियत, उन्होंने क्या क्या चीज सही सही बताया था। तो इनका फीचर देखो, पहला बात है तो इन्होंने न्यूक्लियस के बारे में बताया था। कैसे बात बताया था? तो इन्होंने बताया था कि सभी एटम के पास एक सेंट्रल कोर है जिसको हम न्यूक्लियस बोलेंगे। फिर साइज बताया, न्यूक्लियस साइज और एटम के साइज बताया था। फिर इन्होंने बताया कि जो न्यूक्लियस है वो सराउंडेड बाय सर्टेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब न्यूक्लियस के आसपास, ठीक है, चाहे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, आसपास क्या होते हैं, सराउंडेड होते हैं, ठीक है, दोनों एक दूसरे के आसपास सराउंडेड, सराउंडेड मतलब एक दूसरे के आसपास इर्द गिर्द ही रहते हैं न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स जो। दीज इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स इन ए वेरियस ऑर्बिट। अब इन्होंने कैसे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं वो नहीं बताया, सीधे बताया कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वेरियस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं, इतना बात बताया। तो भाई ये बात बोलने के बाद देखते हैं कि इनकी खामियां क्या थी, ड्रॉबैक क्या था, तो इनका ड्रॉबैक देखते हैं। तो ये जो थ्योरी है रदरफोर्ड साहब का, जरूरी नहीं ना कि 100% सही होगा, देखते हैं इन्होंने क्या क्या गलतियां की थी। तो इनका गलती क्या था, रदरफोर्ड साहब की जो थ्योरी था वो इनकम्प्लीट, बिकॉज इसमें अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में कैसे अरेंज है इसके बारे में कोई भी चीज नहीं बताया था, कौन, रदरफोर्ड साहब ने। तो पहला गलती यह है इनका। दूसरा ड्रॉबैक क्या है कि रदरफोर्ड मदर अनेबल टू एक्सप्लेन, ये क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो एटम के स्टेबिलिटी को इन्होंने नहीं बता पाया। फिर रदरफोर्ड के अनुसार जो मूविंग इलेक्ट्रॉन है will lose the energy and fall into the nucleus। रदरफोर्ड के अनुसार क्या बताया था इन्होंने, रदरफोर्ड के अनुसार बताया जा रहा था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है, जब एनर्जी लूज करता है मतलब लॉस करता है तो फिर से वो अपने कहाँ आ जाते हैं, न्यूक्लियस के पास आ जाते हैं। तो इतना बात इन्होंने नहीं बता पाया था, मतलब ये सब जो था ना, ये सब चीजों के बारे में इन्होंने अच्छे से नहीं एक्सप्लेन कर पाया था, ये थी इनकी खामियां, ठीक है। अब देखो मैंने ये खत्म हो गया यहाँ तक ले, मैंने इतना ही पोर्शन लेकर आया है, आगे भी लाऊंगा अभी। तो इतना तक मैंने बताया, अब इसमें कोशिश किया है कि अपने लैंग्वेज में तुमको समझाने की कोशिश किया हूँ। और हो सकते हैं मे बी क्या हो, ये कुछ कुछ पोर्शंस हो जाते हैं कि अलग अलग टीचर्स थोड़ा डीपली भी जाते हैं, थोड़ा अपर भी रहते हैं। तो मैंने कोशिश करा है कि नॉर्मल लेवल पे लेके चलूं, क्योंकि मैंने बोर्ड लिखा है, थंबनेल पे तुमने देखा कि बिहार बोर्ड के लिए लिखा है, तो इसलिए उतना डीपली मैंने नहीं लेके गया है। ये नोट्स के अनुसार हम लेके आए कि बिहार बोर्ड में कैसे पूछा जाता है क्वेश्चन, कैसे लिखने हैं, उसके अनुसार मैंने ये लाया नोट्स बना के। इसके अनुसार ये ढंग से चलने लगेंगे तो उसके बाद आगे मैं सोचूंगा, फिलहाल इतना ही है। आगे मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद करते हैं भाई कि वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लग रहा है तो भाई क्या करना है नहीं करना है तुमको पता है, ठीक है, ओके, चलते हैं।